case of insulators and semiconductors, the relaxation time tau does not change with the temperature. But the number density of free electrons increases exponentially with the increase in temperature. तो इंसुलेटर की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। जैसे हमने कहा था ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसिक्वेंटली द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो जब n बढ़ जाता है तो n के बढ़ने से क्या होगा कि रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहेंगे द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय। तो नंबर डेंसिटी जो है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो कैसे होगा, वो क्या होगा उसका एक फॉर्मूला है एन टी स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी स्मॉल ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के बी इंटू कैपिटल टी। Where Kb is the Boltzmann constant and Eg is the energy gap, positive energy between conduction and valence bands of the substance। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नई है। सेमीकंडक्टर का एक हल्का सा हिंट देता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ कैसे जाता है। ऐसा होता है कि सेमीकंडक्टर में ना दो तरीके के बैंड्स होते हैं। वो इस तरीके से यहाँ पर नीचे तो होता है एक वैलेंस बैंड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे इस बैंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो सेमीकंडक्टर में आप ना बैंड थ्योरी पढ़ेंगे। बैंड आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा कि बैंड होता है। तो बैंड थ्योरी में ये होता है कि जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में अच्छा ये जो बीच में जो गैप है दिस गैप इज कॉल्ड ईजी। ये होता है एनर्जी गैप, इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। और एनर्जी गैप ये जो है ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। ठीक है, अब ये भी कहानी हमको चैप्टर नंबर 14 में करनी है, तब करेंगे आराम से, अभी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है। अब ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप ही ये डिसाइड करता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो कब कंडक्ट करेगी और कब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी। तो इसमें ऐसा होता है कि जब एनर्जी गैप मतलब ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम जो अपने मोबाइल फ़ोन का चार्जर कनेक्ट करते हैं ना उसमें, तो वो जो चार्जर है वो यही एनर्जी गैप को फुलफिल कराने का काम करता है। तो सबसे पहले एनर्जी गैप को वो कंप्लीट करता है, मतलब क्रॉस ओवर करता है। जैसे ही 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में, क्योंकि कम है, ये वोल्टेज कम है और ये जो है ये गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो जर्मेनियम चिप के अगर मोबाइल फ़ोन्स बने हुए हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उनका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप को क्रॉस करना होता है, तब यहाँ से वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जंप करने लगते हैं। और जैसे ही वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वो उस बैंड में चले गए जहाँ पर एक सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जंप करते हैं। अब 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बहुत छोटा सा एनर्जी गैप है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जरा सा हमने करंट सप्लाई करा और जो हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था मोबाइल फ़ोन, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, फटाफट से उसकी बैटरी चार्ज होनी शुरू। तो हम इसीलिए सिलिकॉन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा,
तो ये थ्योरी होती है। तो इसमें ये है कि अगर आपने किसी भी तरीके से टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने में आपको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा कि वो जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप को लांघते हुए, उसको क्रॉस करते हुए वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है, यानी कि स्मॉल एन है, वो इस तरह से इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, बट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उधर कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, और जब वो कंडक्शन बैंड में पहुँचते हैं तो कंडक्शन बैंड में पहुँचकर फिर वो कंडक्ट करना शुरू करते हैं फ्रीली। ठीक, तो ये वाला जो है एनटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू एन नॉट नंबर ऑफ फ्री टेम्परेचर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली और ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के वी टी। ठीक है, तो वो टेम्परेचर आप यहाँ डालेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ डालेंगे, ई जी इट डिपेंड्स कि आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। दो ही सेमीकंडक्टर वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, तो ई जी की वैल्यू वो नहीं देंगे, सिलिकॉन का है तो 0.3 डाल देंगे और जर्मेनियम का दे रखा है तो 0.7 डाल देंगे। दैट्स इतना करना। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो कल ही देखा था ना, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो इस बार पर टाउ पर डिपेंडेंसी नहीं है, उसकी डिपेंडेंसी इस पर है। तो एज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रो को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए वन अपॉन रो या एक काम करते हैं, उसको पहले ऐसे लिखते हैं, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ पर लिख दिया रो नॉट टू 1 अपॉन है। फिर रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट एन। और अब मैं टेम्परेचर टी की बात कर रहा हूँ तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन रो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट इंटू एन टी, और एन टी की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 1 अपॉन रो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट, और ये हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। ये हो गया। अब हमने कहा कि भाई ये जो है ये तो ई की पावर नेगेटिव में है, ई की पावर नेगेटिव में है, तो इसको क्या करा जा सकता है कि इसको हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन रो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट और एन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर ई जी अपॉन के बी टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये कह दिया कि अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर ई जी अपॉन के बी टी, और जो एन नॉट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एन नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब जो ये रिलेशन दे रखा है पेज नंबर 30 पर, इसमें एन नॉट नहीं लिखा है, तो एन नॉट इस वजह से नहीं लिखा है कि ये मानकर चले कि शुरुआत में कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मौजूद ही है। इसलिए वहाँ पर आपने 1 बाय रो टी इक्वल टू 1 बाय रो नॉट एन टी किया, तो सर ये एक जगह आपने टी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और एक जगह आपने डिनोमिनेटर में किया वहाँ पे सर। अच्छा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं सर, ऊपर इसके ऊपर हाँ पर ना, हाँ ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, और ये लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर टी। बस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब टी पर वो डिपेंडेंट है, टी वेरिएबल है इसमें, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं। जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी ही वेरिएबल है, कैपिटल टी चेंज होगा
तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये चाहिए। वो चाहिए, बस वो लिखिए, वो आप नहीं भी लेकिन लिखेंगे। सर मतलब ऐसा कह सकते हैं n इक्वल्स टू m नॉट e eg बाय kbt। हाँ हाँ हाँ, मतलब टी ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से लिखा गया है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार मैथ्स में आपने देखा होगा कि फंक्शन को एफ लिख देते हैं, कई बार एफ भी लिख देते हैं। तो एफ लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें एक्स वेरिएबल है, और एफ लिखने का मतलब ये है कि हम फंक्शन एफ की बात कर रहे हैं। ये भी एफ है, ये भी एफ है, एक ही बात है। अब देखिएगा, at room temperature kBT is equal to 0.03 electron volt, ठीक है, 0.03 electron volt. Whether the non-conducting substance is an insulator or a semiconductor depends on the size of the energy gap. तो energy gap पर डिपेंड करता है कि कोई भी जो डिवाइस है वो सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। अब देखिए, if Eg is less than or equal to 1 electron volt, यहाँ पर हमने क्या देखा कि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, तो 1 से तो कम ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम ही है ना ये वैल्यू। तो इफ Eg is less than or equal to 1 electron volt, the resistivity at room temperature is not very high and the substance is a semiconductor. सब्सटेंस जो है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है इस केस में। उसके बाद है if Eg is greater than 1 electron volt, the resistivity at room temperature is very high and the substance is an insulator। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है ना एनर्जी गैप, तो फिर हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, कितनी भी ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करें, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो नहीं जंप करेगा। हम प्लास्टिक का एग्जांपल लेंगे, रबर का एग्जांपल लेंगे, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके थ्रू आप चाहेंगे करंट फ्लो हो जाए, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो ये दोनों में बेसिक गैप है। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ये साइड में एक इसका ग्राफ बना रखा है, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रैपिडली विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमने देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर मैंने यही तो कहा कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को जब हम कनेक्ट करते हैं चार्जर से, तो तब वो कंडक्ट करना शुरू करता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि चार्जिंग के दौरान आप फ़ोन पर बात ना करें, क्योंकि आपको कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो करंट का झटका भी लग सकता है। ठीक है, तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी किसी भी सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अब वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से इसका जो वो है ग्राफ, वो ऐसे बनेगा कि टेम्परेचर इधर और रेसिस्टिविटी इधर, तो ये इस तरह से बनेगा एक्सपोनेंशियल डिके। ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल डिके, और अगर कोई ग्राफ ऐसे है तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल राइज। ठीक है, तो अगर इसका मेरे को रेसिस्टिविटी का और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है तो दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर के लिए है। उसके बाद आ जाइए, ये छोटे छोटे ग्राफ हैं, इनको इग्नोर मत कर देना, याद करके जाना, क्योंकि क्या होता है ना, आपने अगर कोई पिछले साल का पेपर देखेंगे तो उसमें देखिएगा जो MCQs आते हैं उसमें ना ग्राफ भी बने हुए आते हैं, ABCD ग्राफ बने हुए आएंगे कि कौन सा ग्राफ सही है। फिर वहाँ वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके लगाना पड़ता है निशान, अगर ग्राफ याद ना हो तो ग्राफ याद करके चले जाना, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कल हमने 2 ग्राफ करे थे, एक करा था हमने मेटल के केस में और एक हमने करा था सेमीकंडक्टर के केस में। जिससे m नॉट इंटू टी है, हाँ, तो सर वो इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ई क्या है? तो ये एंटीलॉगरिथम ई एक्सपोनेंशियल टर्म एंटीलॉग होता है ना, तो e की पावर माइनस EG अपॉन kbt। ये सर इसे लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे e की पावर है ना, तो e की पावर x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं लॉग ई, इसको मैं बताता हूँ, e की पावर x को मैंने y मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, log e की पावर x इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log y। मुझे तो बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है ना, log से e की पावर हट जाता है, तो x इज इक्वल टू log y। ये एक्चुअली इसको log के टर्म में लिखा नहीं जाएगा,
इसको लॉग की टर्म में नहीं लिखा जाएगा, मैं इसकी हेल्प से, लॉग की हेल्प लेकर मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जैसे मान लीजिए हमसे ये कह दिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स है, इसको साइन के टर्म्स में लिखो, तो नहीं लिख सकते, वो तो ऑपरेटर ही अलग है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, अब तो ये कहे कि इसको इनवर्स में कन्वर्ट करिए, इनवर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, लेकिन साइन को इनवर्स की टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू लॉग वाई है, उल्टा कर दो, x इज इक्वल टू लॉग वाई, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको लॉग को अगर इधर लाना है तो इधर लाने का मतलब क्या है कि वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे साइन को इधर देंगे तो वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो लॉग को इधर लाएंगे तो वो एंटी लॉग, और एंटी लॉग लिखा कैसे जाता है, e की पावर x, तो ये e की पावर x हो गया, इधर y रहेगा, तो y इज इक्वल टू e की पावर x, ऐसे। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ ना बिल्कुल नई है, क्योंकि जो लॉगरिथम और एंटी लॉग आपके सिलेबस में है ही नहीं, ICSE वाले बच्चे पढ़ते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो CBSE में ये है कि जो e की पावर वाला जो टर्म है वो आपको लिखा हुआ साइड में ब्रैकेट में लिख कर देंगे कि इसकी वैल्यू ये है। ICSE वाले बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, रखिए मेरे पास, दिखा दूँगा, तो उसमें एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल, वो कोई अगर फिजिक्स की बुक होगी या केमिस्ट्री की बुक होगी तो उसमें पीछे भी होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। अच्छा, कभी किसी बच्चे को ना लॉग और एंटी लॉग समझना हो, कहीं ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं करवा दूँगा, हार्डली आधा घंटा लगेगा उसको समझने में, कुछ खास नहीं, बता दूँगा। चलिए जी, अब इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटर आयनिक अट्रैक्शंस solute solute, solvent solute and solvent solvent type decrease, and also the viscous force decrease, the ions move more freely। ये हमें पता ही है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, किसी भी लिक्विड में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जिसके अंदर उसको डाल रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि जैसे वाटर है, वाटर के अंदर नमक डाल रहे हैं तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, नमक डाल रहे हैं तो नमक क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूट को जो होल्ड करके रखता है, उसकी जो आयनिक इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ना लूजअप होने लगता है, थोड़ा सा ढीला होने लगता है। इसी तरीके से जो सॉल्वेंट के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा लूज होने लगता है, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जैसे नमक और पानी के बीच में, वो भी लूजअप होने लगता है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि इतना अलग हो जाते हैं, वो इतना अलग हो जाते हैं कि वाटर तो इवेपोरेट ही हो जाता है और नमक जो है वो पीछे छूट जाता है। तो वो बेसिक चीज़ है, वो आपको सबको पता ही होगा कि जैसे भी हम किसी भी लिक्विड में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन धीरे धीरे लूजअप होने लगते हैं। हैंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब जब वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जब लूजअप होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आयंस एक दूसरे को रोक कर रखे हुए थे वो आयंस अब फ्री हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं, और जब वो फ्री हो रहे हैं आयंस, तो फ्री आयंस ही तो चाहिए होते हैं हमको करंट फ्लो कराने के लिए। तो क्या हो जाएगा, जब फ्री आयंस मेरे को ज़्यादा मिलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी घटेगी। हैंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस। कितना, उसके बाद एक क्वेश्चन है पेज नंबर 31 पर ही नीचे, वाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स। स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स बनाने के लिए कॉन्स्टेंटर और मैंगनीज अलॉय यूज क्यों होते हैं, इसके 4 रीज़न है, देखिएगा। फर्स्ट है दीज अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। भाई सीधी बात ये है कि मैं रेसिस्टर बनाना चाहता हूँ, करंट फ्लो कर रहा है, मैं तो इसको रोकना चाहता हूँ, यहीं पर रोकना चाहता हूँ, तो उसको रोकने के लिए मेरे को रेसिस्टर बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम लेबोरेटरी में रेसिस्टर डिज़ाइन करेंगे तो हमें वो चाहिए मटेरियल जो जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो, जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने कहा दीज अलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी। सेकंड है दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करते हैं। थर्ड है दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो जो एयर कंडीशंस हैं उन पर भी कोई उनका फर्क नहीं पड़ता, एयर मॉइस्चर
गीज़र गीज़र तो गया, गीज़र में तो पानी भरा रहता है, ठीक है ना, तो वो मॉइस्चर की ऑक्सीजन की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर आकर के उसको रस्टिंग ख़राब करवा दें, ख़राब ही नहीं होता, सालों साल चलते हैं गीज़र। उसके बाद देखिएगा देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। कॉपर के साथ में जुड़ने पर उनका ऐसा नहीं होता कि कोई नया पोटेंशियल डेवलप हो जाए, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे कोई भी गीज़र है ना, गीज़र बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गीज़र में आपको एक बॉक्स चाहिए, उस बॉक्स के अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि जो भी हमारे पास अलॉय होता है ना, उस अलॉय की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गीज़र के अंदर कभी अगर देखें कि गीज़र कभी ख़राब हो जाए, वैसे तो ख़राब होती नहीं है चीज़, लेकिन अगर ख़राब होती है ना तो वो आगे बस यही बोलता है आपको कि इसका ना एलिमेंट ख़राब हो गया। तो एक एलिमेंट ना लेमन लैंग्वेज है, मैकेनिक्स की लैंग्वेज है, वो एलिमेंट मतलब वो उस अलॉय को एलिमेंट बोल देते हैं और कुछ नहीं। तो होता क्या है कि ऐसे ये तो आपका प्लग है, प्लग लगा रखा है, यहाँ से वायर निकली और इधर एक बड़ा सा बॉक्स लगा हुआ है, वो है गीज़र, ठीक है। वो 5 रुपए की एक एलईडी आती है, वो एलईडी लाइट यहाँ पर चल रही है कि यहाँ पे गीज़र ऑन हो गया। अब यहाँ से और यहाँ तक तो कॉपर की वायर गई, अब अंदर जो है अंदर में ट्विस्टेड केबल लगे हुए हैं, बस एक हो गया, दूसरा हो गया, बस बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। ये कनेक्ट रहते हैं कॉपर की वायर से, कॉपर की वायर से। जो कॉपर की वायर है, तो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। तो कॉपर के साथ में जब किसी अलॉय को कनेक्ट कर देते हैं तो उनके कांटेक्ट होने से कोई पोटेंशियल इसमें डेवलप नहीं होता या बहुत कम डेवलप होता है। तो नहीं तो पता चले पानी के अंदर ही करंट आना शुरू हो जाए, ठीक है। और होता भी है, कई ऐसे गीज़र होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी कंपनी का खरीदिए जो वारंटी वगैरह सब कुछ दे, ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर कोई कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। तो अब क्या होता है कि भाई इसके ऊपर जो है ये अलॉय है, तो अलॉय की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसमें पोटेंशियल सप्लाई करिए, आप उसमें करंट सप्लाई करिए, तो जो ये अलॉय होता है ये गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्म होना शुरू हो जाता है तो पानी है उसके अंदर, पानी को गर्म कर देता है, इसलिए और कोई चीज़ नहीं। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है ये भी इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होता है। कभी घर में कोई पुरानी इलेक्ट्रिक आयरन पड़ी हो, उसको खोल कर देख लेना, सेट अपना हाँ और ये बड़े खतरनाक होते हैं, हाँ बड़े खतरनाक है, मतलब जनरली हॉस्टल में लड़के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक बाल्टी होती है उसके अंदर पानी डाल देते हैं, ऊपर एक हैंगर लगा देते हैं, हैंगर पर उसका हुक लटका देते हैं कि हाँ पानी गर्म है। तो वो ऐसे ही 200-300 रुपए के या 500 के मैक्सिमम मार्केट में इतने के मिल जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है ना, कुछ जिनको आदत नहीं होती वो क्या करते हैं, चेक कर लूँ कितना गर्म हो रहा है, वो पता चला उसी में लटक गया वो, है ना। तो ये काम बड़ा खतरनाक होता है उसमें। सर ये पहले सर मैंने उस चीज़ को पहली बार देखा था ना, और मैंने ये लाइट है, मैंने वो हाँ नहीं वो ग्लो करने लगता है ना, वो इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। तो जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तो मैंने रूम ले लिया, रूम लेने के बाद मैंने ये अपना लेकर अपना गर्म करना शुरू कर दिया। तो फ़ोन पर ही बात होती थी, पापा बिजी थे, मैंने लगा अच्छा आऊँगा। फिर आगे कुछ दिनों बाद देखता तो कहाँ रहे, कहाँ पर रहा, तो सरप्राइज विजिट हो गई और मैं वो लेकर आया। इन्होंने तो आते ही सब कुछ देखा, बाथरूम कैसा है, ये कैसा है, वो इन्होंने सबसे पहले आते ही उसको बांध कर कहने लगे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं, ठंडे पानी से ना, कहना ये नहीं, कह रहे ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये होता है इसमें। चलिए जी, तो रीज़न ये हो गए 4। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। पेज नंबर 32 पर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये मिटा दो साहब। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है इसमें, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath
द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। ठीक है, अब देखिएगा रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टिविटी दे रखा होता तो मैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाता। रेसिस्टेंस है RT is equal to R0 into 1 plus alpha T minus 0, कल ही देखा था ये। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, RT is equal to R0 into 1 plus alpha T ये था। अब देखिएगा इनका ये कहना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसको आइस पॉइंट बोल देते हैं। तो एट आइस पॉइंट यानी कि T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो ये जो R0 है ये T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। तो R0 इज इक्वल टू 5 ओम। उसके बाद देखिएगा एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। एट स्टीम पॉइंट T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो R100 जैसे ये RT है तो T की जगह मैं 100 लूँगा, तो R100 इज इक्वल टू 5.23 ओम। 5.23 ओम। हमको कह रहे हैं व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। अब उस थर्मोमीटर को किसी और हमने हॉट बाथ में, हॉट बाथ जानते हैं क्या होता है? हॉट बाथ देखिएगा ये होता है कि जैसे हमारे पास एक नीचे बर्नर लगा रखा है, यहाँ से ये फ्लेम निकल रही है, उसके ऊपर वायर गेज रखी हुई है, वायर गेज है, वायर गेज के ऊपर एक कंटेनर है बड़ा सा, उस बड़े से कंटेनर में पानी भरा हुआ है काफी। अब यहाँ से निकल रही है भाप, यहाँ से भाप निकल रही है, इसके ऊपर एक और टेबल रखी हुई है, एक टेबल रखी हुई है, टेबल में बीच में होल है, उसके ऊपर एक और वायर गेज रखी हुई है, उस वायर गेज के ऊपर एक कोई चाइना डिश या कोई भी ग्लास का कोई बॉल रखा हुआ है और उसके अंदर कोई भी चीज पक रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हॉट बाथ। ठीक, कि डायरेक्टली आप फ्लेम के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, खाना बनाते हैं लोग इस पर, बड़ा स्वादिष्ट बनता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक, मिट्टी का बर्तन रख देते हैं, कहते हैं मिट्टी के बर्तन का खाना बड़ा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो नीचे कोई भी एल्यूमिनियम का या कोई भी आयरन का कोई भी कंटेनर नीचे रख रखा है, तो फ्लेम गर्म कर रहा है इसको, फ्लेम इसको गर्म कर रहा है, और यहाँ से जो भाप निकल रही है, वो जो भाप है वो इसको गर्म कर रही है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो चीज़ पकती है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए, तो इसको बोलते हैं हॉट बाथ। अब इस हॉट बाथ के अंदर इंसर्ट कर दिया प्लैटिनम थर्मोमीटर, इसके अंदर प्लैटिनम थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया, तो वो कह रहे हैं when the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. ठीक, calculate the temperature of the bath. तो let temperature of the bath, let temperature of the bath be, let temperature of the bath be T degree Celsius. So RT, resistance at temperature T, RT is equal to 5.795 ohm. ठीक है, therefore सबसे पहले हम ये दो ले लेंगे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट वाला, इन दो को लेंगे। तो इन दो को लेकर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो R100 RT की जगह डालो R100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा, और T कितना है 100।
ये हो गया ठीक। थोड़ा सा एक्सपेंड करिए इसको, R100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 इज R0 प्लस अल्फा R0 100, R100 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 100, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 ये बोल दीजिए इसको, ठीक है, सिर्फ इतना बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, अब ये इनिशियल आइस पॉइंट और ये जो पाथ वाला है इसको लेंगे। तो अब क्या होगा, एंड RT, अब हमने क्या करा कि उसी थर्मामीटर को हमने एक हॉट बाथ में इंसर्ट कर दिया। तो RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा। अब टेम्परेचर कितना लिया है उसको हमने T लिया है, इसको एक्सपेंड करिए, RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 T। R0 को इधर ले आओ, RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 T, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये जो अल्फा और R0 है, राइट हैंड साइड का अल्फा और R0 ये कट जाएगा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो, ठीक है। तो आप क्या करिए, लिखिएगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। दोनों इक्वेशंस तो समझ में आ गई, ठीक है। बट इनिशियल पॉइंट जो है वो हम हमेशा इसी को लेकर चलेंगे, आइस पॉइंट को, ठीक है। तो इनिशियल जो है, इनिशियल वाले को तो मेरे को R0 ही लेना है, ठीक। फाइनल वाला अगर हम स्टीम पॉइंट तक की बात करें तो वो हमको दे रखा है कि स्टीम पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 5.23 हो। तो R100 दे रखा है, T की वैल्यू 100 दे रखी है। तो पहले तो RT की जगह क्या डाल दिया, R100, R0 की जगह यही R0 वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट कर दूंगा इनकी, और 1 प्लस अल्फा, और T की जगह क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं स्टीम पॉइंट तक पहुँचने की जरूरत नहीं है, कोई एक हॉट बाथ है उसमें अगर उसको इंसर्ट करा तो उसका टेम्परेचर आपको बताना है। तो जो टेम्परेचर बताना है उसको T मान लिया, और उस टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस हो गया वो 5.795 होगा। अच्छा, रेसिस्टेंस किसका होगा, प्लेटिनम वायर का। थर्मोमीटर के अंदर प्लेटिनम वायर, जैसे हम देखते हैं ना थर्मोमीटर के अंदर एक गोली पड़ी रहती है मरकरी की, और वो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड हो जाती है, टेम्परेचर घटने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से प्लेटिनम वायर है, तो उसके रेसिस्टेंस को देखकर हम ये बता देंगे कि टेम्परेचर कितना है। तो रेसिस्टेंस दे दिया है 5.795, ठीक। तो ये दो इक्वेशन सभी को क्लियर है, ठीक है। अब लिखिएगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को ऊपर रखिए, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। RT माइनस R0 था तो इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अल्फा R0 T, अल्फा R0 T, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, अल्फा R0 100, अल्फा R0 और 100। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब जो वैल्यूज हैं वो डालेंगे, RT माइनस R0 इंटू 100 इज इक्वल टू R100 माइनस R0 इंटू T, ठीक है। हमको T निकालना है, बस T निकालना है। तो उधर भी क्या है, इसको इधर लेकर आओ, T इज इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू 100 अपॉन R100 माइनस R0, और डाल दीजिए सारी वैल्यूज। RT कितना दे रखा है, 5.795, R0 कितना है 5, R100 कितना है 5.23, R0 5 और 100, 5.795 माइनस 5 0.795, 5.23 माइनस 5 0.23, और मल्टीप्लाइड बाई 100। इधर पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1000, इधर पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 7950 अपॉन 23। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 23 डिवाइडेड बाई 7950। 23 के टेबल में 79, 23 2 जा 3 जा 3 3 जा नहीं, 3 2 जा 6, 69 हो गया। ये क्या बचा है 105, 5 चला जाएगा पूरा,
5 से हाँ 5 नहीं सर 4 से 55 95 4 से ही होगा है ना। तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 1 92। 5 minus 2 is 3 और 10 minus 9 is 1। ये हमारे पास 13 आ गया। उसके बाद 0 113 6 ज़ा 15 सर 150 5 5 115 फिर 15 आ गया इधर। ठीक है सर क्या हुआ 6 से देखिए सर 6 से पहले हाँ सर 6 3 ज़ा 18 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12 और 1 6 से बड़ा तो आ गया 5 से सही तो ना। यहाँ पे सर 6 दिया हुआ है बिना 346.65 कुछ गलती हुई होगी। जीरो 0.795 है ना। सही है सर ये तो 5 ही लग रहा है गलत लिख दिया होगा 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 और 1 11 1 पर 5 सही है 15 आ रहा है इधर 0 आ गया। अब 150 आ रहा है ना अब 6 ही आएगा। अब 6 आएगा क्योंकि अब 138 आ जाएगा नीचे 138 और फिर इधर 12 आ गया 120 अगेन 115 तो 345.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है। न्यासा कनक दिव्यांशी ध्रुव आरव सर मैंने अल्फा निकाल कर आया पर आंसर से 346.65 दिखाओ कैसे करें। फाइव 346 आ रहा है। देखो आंसर तो तुम्हारा भी यही आ रहा है ना 7950/23 है ना। आंसर तुम्हारा भी यही आ रहा है और उससे 346 नहीं आ सकता ना। कैलकुलेटर से करके देखो 345 ही आएगा। ठीक है चलिए जी अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। अच्छा सर हाँ सर R100 is resistance at 100 डिग्री सेल्सियस Sir, R0, R0 is resistance at 0 डिग्री सेल्सियस alpha का temperature coefficient है टेम्परेचर कोफिशिएंट और R0 multiplied by 100 मतलब resistance at 100 degree Celsius equals to resistance at 0 degree Celsius plus temperature coefficient हाँ into रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू 100 बता दूं और सर 100 हमारा फाइनल टेम्परेचर है ना। फाइनल टेम्परेचर तो ये है कितना ज़्यादा आया 345 सर हमें अल्फा एलिमिनेट करने के लिए हमें वो दिया गया है अल्फा एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है चलिए जी अब अगला देखिएगा। अगला है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट मैंने नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसमें निक्रोम को यूज़ करा जा रहा है हीटिंग एलिमेंट के तौर पर। मैंने नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट इट्स रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 75.3 and the toaster is connected to a 230 volt supply. The current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 की power minus 4 per degree Celsius. टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसका ही यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक इधर कर रहा हूँ उसको। अभी देखिएगा अब इसमें an electric toaster uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, negligibly small current passes through it मतलब हमने करंट अभी ना के बराबर पास करा है उसमें। तो इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ऐसा होता है
कि यहाँ पर जो हमको टेम्परेचर दे रखा है शुरुआत वाला वो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। इट इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। ठीक, तो रेसिस्टेंस इतने टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस कितना मिल रहा है? 75.3 ओम ये मिल रहा है when the toaster is connected। अब पहले इसकी बात करते हैं। अब हमने ये कहा कि RT is equal to R naught into 1 plus अल्फा टी, ये होता है। ठीक, अब RT कितना दे रखा है? 75.3 is equal to R naught, हमें नहीं पता कितना है, R naught into 1 plus अल्फा इन्होंने दे रखा है, और अल्फा अभी नहीं लिख रहा हूँ, अल्फा इंटू 27 इतना कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला when the toaster is connected to a 230 volt supply। अब टोस्टर को 230 volt सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 एम्पियर। ठीक है, तो करंट थोड़ी देर तक ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर फिर सेटल डाउन हो जाता है एक स्टडी वैल्यू पर 2.68 एम्पियर। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट? और हम ये कहेंगे लेट द स्टडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम बी 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो RT कितना हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन करंट, जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी और जो स्टेडी करंट आया हमारे पास, तो 230 अपॉन कितना है करंट? 2.68, 230 अपॉन 2.68 ओम, यही होगा। देयरफॉर RT is equal to R naught into 1 plus अल्फा T। तो RT कितना है? 230 अपॉन 2.68 is equal to, ये तो RT हो गया, R naught हमें नहीं पता कितना है, छोड़ दो उसको, 1 plus अल्फा T, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अल्फा हमको दे रखा है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? वो बोल रहे हैं व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। अगेन मेरे को स्मॉल टी ही निकालना है, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग से नहीं दे रखा है, एक तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्टली ना देकर वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करा, रेजिस्टेंस आ गया। चलिए जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 230 अपॉन 2.68, लेफ्ट हैंड साइड विल गेट डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, अपॉन 75.3। ऊपर एक रैशनल नंबर है 230 अपॉन 2.68, नीचे रैशनल बनाने के लिए डिवाइड बाय 1 करो, इज इक्वल टू R naught इंटू 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू R naught इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27। R naught से R naught कट गया, 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 230 इंटू 1, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2.68 इंटू 75.3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस 27 अल्फा। ठीक है, अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 प्लस अल्फा टी को एक जगह छोड़ो, तो 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू 230 इंटू 1 प्लस 27 अल्फा अपॉन 2.68
इंटू 75.3, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए, 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 27 इंटू अल्फा। देखिए अल्फा क्या है, अल्फा है 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से करूँ, टू 2.68 इंटू 75.3, 2.68 इंटू 75.3, 201.804, ट्वेंटी सेवन इंटू 1.70 कर लो, 230 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 27 इंटू 1.70 अपॉन 1 2 3 4, 230 मल्टीप्लाइड बाई 27.1.70, 45.9, 27 into 1.70, 27 into 1.70, 45.9 अपॉन 10,000, एक जीरो से एक जीरो गया, 1.804, 23 मल्टीप्लाइड बाई 100,405.9 अपॉन 1000, 201.804 पॉइंट गए, 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 23 multiplied by 10045.9 is equal to this divided by 201,804, 201,804, 1.14 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.14, ये वैल्यू आ रही है 1 प्लस अल्फा टी की, 1 प्लस अल्फा टी की निकालना तो टी है, अल्फा टी इज इक्वल टू 1.14 माइनस 1, अल्फा टी इज इक्वल टू 0.14 हो गया, टी इज इक्वल टू 0.14 अपॉन अल्फा, तो 0.14 अपॉन अल्फा की वैल्यू है 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये पॉइंट गया, ऊपर आ जाएगा 10,000, 14 के आगे 1 2 3 4 अपॉन 170, इससे कैंसिल आउट हो गया, 14,000 डिवाइडेड बाई 17, 823.52, देखना आंसर यही है ना, इतना डिग्री सेल्सियस 847 आ रहा है, नहीं इतना भी अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, 823 से 847 पर पहुँच गए। सर 1.14 को सर 5 सिग्निफिकेंट आंसर है 1 पॉइंट सर, ये 1.14 की जो वैल्यू है मतलब वो और आगे भी जाएगा सर, अगर और आगे तक चलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सर वहाँ पे 0 0 आएगा। चलिए जी तरीका यही है, ठीक है, समझ गए, बस यही है इसमें, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, एक बार दोबारा से खुद से भी करके देखते हैं, मैंने कैलकुलेटर से करा, एक बार करके देख लेते हैं, 847 आना चाहिए, उसके आसपास आना चाहिए, ये काफ़ी गैप आ रहा है।